गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? दिल की धड़कनें बढ़ तो नहीं रही? मई पास आ रहा है, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल आ गया है, 24 मई का पेपर है। तैयारी करते रहिए, ये एग्ज़ाम ऐसा ही है, धड़कनें बनाएगा भी और चिंताएं भी बढ़ाएगा, लेकिन आपकी तैयारी कम नहीं होनी चाहिए। आगाज सीरीज में आपका स्वागत है। आगाज सीरीज में मई महीने में कौन सा सेगमेंट कवर करेंगे आज हम? इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज होंगी मई महीने में, मई 2025 में, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से, पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ हमको पढ़ लेनी चाहिए, आज के लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला, हाइपरसोनिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी, ये न्यूज़ में रही थी। जब भी कोई टेक्नोलॉजी न्यूज़ में हो, आपको पढ़नी हो, तो आपको सबसे पहले एक सवाल पूछना है कि ये मुझे क्यों पढ़नी चाहिए। तो कंटेक्स्ट, डीआरडीएल लेबोरेटरी है किसकी? डीआरडीओ की। लेबोरेटरी अंडर डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड ग्राउंड टेस्टिंग ऑफ एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कम्बस्टर फॉर 10,000 सेकेंड्स। स्क्रैमजेट, ध्यान रखना, स्क्रैमजेट इंजन बनाने की एक कोशिश है। स्क्रैमजेट इंजन बनाने की एक कोशिश है, भारत में पहली बार हो रही है। तो जो कोई काम भारत में पहली बार होगा और डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हो रही है ना, फाइटर जेट बनाने में काम आएगी, जो सुपरसोनिक स्पीड से भगाना है। तो कोई एक ऐसा इंजन, ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है जो रिवॉल्यूशनरी होगा। तो हमारे लिए डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये पढ़ लेना जरूरी है, जान लेना जरूरी है कि जो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जहाज होते हैं, हाइपरसोनिक, उनकी क्या स्पीड होती है? तो ये 5 मैक्स से ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। ठीक है। यूज क्या होगा हाइपरसोनिक का? तो यूज होगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च करने में और एडवांस एरोस्पेस सिस्टम, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने में, जो हाइपरसोनिक स्पीड से भागे जाएंगे, उड़ेंगे। इंजन टाइप कैसा होगा? स्क्रैमजेट इंजन कैसा होता है? एयर ब्रीदिंग। आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे दो तरह के इंजन होते हैं, एक एयर ब्रीदिंग और एक एयर अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं। एयर ब्रीदिंग का मतलब है जो O2 कंबंशन के लिए चाहिए ना, फ्यूल का कंबंशन करना है। कोई भी इंजन होगा, इंजन में फ्यूल होगा, लेकिन उस फ्यूल में आग लगाने के लिए क्या चाहिए? कंबंशन के लिए O2 चाहिए। अब इस O2 को या तो विमान के साथ या मिसाइल का जो इंजन है उसके साथ भर दो, तो इस जो भी ये व्हीकल है, ये व्हीकल क्या हो सकता है? मिसाइल हो सकती है, लॉन्च, है ना। तो उसके अंदर ही अगर फ्यूल भी है और ऑक्सीजन भी है तो वजन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी क्षमता, कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस O2 को अगर हम एटमॉस्फेयर से ले लें, क्रूज मिसाइल है तो बहुत ऊपर तो जाएगी नहीं, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन बहुत है, तो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन ली जाए तो इसके साथ ले जाने की बाध्यता, कंपल्सन खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो ये हल्का हो जाएगा। जब ये हल्का हो जाएगा तो क्या होगा? दूर, ज्यादा दूर तक मार पाएगा। समझ में आ रही है? ज्यादा स्पीड से तो जाएगा ही, दूर तक जा पाएगा, प्लस पेलोड भी तो बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन के वजन को हटा देंगे तो जितना ऑक्सीजन का वजन हटा उतना ही पेलोड, बॉम्ब, सैटेलाइट, जो भी आप ले जाना चाहते हैं पहुंचा सकते हैं, मास, कोई भी चीज। तो दूरी भी बढ़ सकती है और पेलोड भी बढ़ सकता है। इसलिए एटमॉस्फेयर एयर ब्रीदिंग इंजन बनाना है, स्क्रैमजेट इंजन। उस दिशा में पहला कदम है, 1000 सेकंड के लिए सफल हुआ है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। कि इंजन कौन सा है? स्क्रैमजेट, सुपरसोनिक कंबंशन रैमजेट, इस इंजन बोलते हैं। स्क्रैमजेट की फुल फॉर्म जान लो, सुपरसोनिक उसमें ऑलरेडी है, कंबंशन रैमजेट स्क्रैमजेट है ना। स्क्रैम में एस का मतलब है सुपरसोनिक और
सी का मतलब है कंबंसन और रैम जेट का मतलब है रैम जेट, वो पूरा अपने आप में ही है। स्क्रैम जेट ऐसे होता है। स्क्रैम जेट इंजन होता क्या है? तो इंजन दैट ऑपरेट एफिशिएंटली एट हाइपरसोनिक स्पीड बाई अलाइंग सुपरसोनिक कंबंसन ऑफ द एयर। आती हुई एयर से ऑक्सीजन ड्राइव करनी है, फिर फ्यूल में आग लगा के अपनी एनर्जी बनानी है। ये है स्क्रैम जेट इंजन की डेफिनेशन। मतलब जो ऑक्सीजन कंबंसन के लिए चाहिए वो साथ नहीं ले जाएगा इंजन में, बाहर से लेगा, एटमॉस्फेयर से। यह है स्क्रैम जेट इंजन के कोर फीचर। और स्पीड भी ध्यान रखना है, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक होती है। डिफरेंस रैम जेट से कैसे अलग होता है ये? तो रैम जेट जो है वो एयर को स्लो करता है, उस स्पीड पर कंबंसन के लिए यूजफुल नहीं होती रैम जेट में। तो सबसोनिक स्पीड बिफोर कंबंसन, मतलब एयर अगर सुपरसोनिक स्पीड से, जब भाई जिस स्पीड से एरोप्लेन जा रहा होगा या मिसाइल जा रही होगी उसी स्पीड से तो एयर उसमें एंटर करेगी। लेकिन अगर उसकी एयर को यूज करना है रैम जेट में, तो उसकी स्पीड को पहले स्लो डाउन कर, तब उसमें से ऑक्सीजन निकाल, तब यूज कर। ये है दिक्कतें। तो एडिशनल टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी उसमें रैम जेट में, ठीक है। स्क्रैम जेट में क्या होता है कि एयर की जो स्पीड, जिस स्पीड से जहाज जा रहा है उसी स्पीड से एयर एंटर कर रही है। अब इसको स्लो डाउन करने की जरूरत नहीं है इसमें से ऑक्सीजन निकालने के लिए। स्क्रैम जेट में आप सुपरसोनिक स्पीड पर जहाज चल रहा है और सुपरसोनिक स्पीड पर ही आप क्या करेंगे, एयर जो आ रही है उसमें से ऑक्सीजन ड्राइव कर लेंगे, है ना। सुपरसोनिक थ्रू आउट द कंबंसन सुपरसोनिक स्पीड पे ही होगा। स्पीड एयर की, आप कंफ्यूज लग रहा है। देखो ये मान लो जहाज है, ये कोई व्हीकल है, ये जा रहा है, इसकी स्पीड सुपरसोनिक है, इसकी स्पीड जो है वो सुपरसोनिक स्पीड है। अब अंतर समझो, तो इसकी स्पीड अगर सुपरसोनिक है तो इसमें जो एयर भर रही होगी, एयर आएगी इसमें, उस एयर की स्पीड भी सुपरसोनिक ही होगी, नहीं होगी? ठीक है, मान लिया सुपरसोनिक, क्योंकि ये एयर ब्रीथिंग सिस्टम है, दोनों एयर ब्रीथिंग सिस्टम है। लेकिन जिस स्पीड से प्लेन जाएगा या मिसाइल जाएगी उसी स्पीड से उसमें एयर आएगी, कोई डाउट नहीं। तो अब इस एयर में सुपरसोनिक स्पीड से एयर इसमें आई, अब इस एयर में से क्या निकालना है, ऑक्सीजन ड्राइव करनी है। तो ऑक्सीजन ड्राइव करने के लिए जो सुपरसोनिक, जो स्क्रैम जेट वाला होगा, वो इसकी एयर की स्पीड को कम करने की जरूरत नहीं है, वो सुपरसोनिक स्पीड पर ही एयर की। जबकि रैम जेट जो होगा उसको O2 निकालना है, तो इस एयर की स्पीड को सुपरसोनिक से नीचे लाना पड़ेगा, हाइपरसोनिक से नीचे लाना पड़ेगा, सबसोनिक पे लाना पड़ेगा, तब ड्राइव कर सकता है। रैम जेट की ये प्रॉब्लम है। तो एडिशनल टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, समझ में आई बात? ये है सिस्टम, दोनों का अंतर, मेन कोर अंतर। स्टेटस इंडिया का क्या स्टेटस है? इंडिया इज द 4th कंट्री है जो स्क्रैम जेट इंजन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। और इससे पहले किस किस के पास थी? 3, यूएसए, रसिया और चाइना। फ्लाइट में जो स्क्रैम जेट इंजन यूज करने की क्षमता अभी तो इंडिया में यूज भी नहीं हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी की तरफ हमने दिशा में काम शुरू किया है, अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। 1000 सेकंड चला है बस, ठीक है, सफलता मिली है, 1000 सेकंड तक चला लिया है हमने। तो मतलब उसे स्केल अप करके फुल फ्लेज बना सकते हैं जल्दी ही, 2-4 साल लगेंगे उसमें भी। उतना आसान नहीं होता कि आज 1000 सेकंड के लिए चला लिया तो कल 10,000 सेकंड के लिए चला लिया, ऐसा नहीं होगा, इसमें सालों लगते हैं, ईयर्स, ठीक है। तो ये था आपका। अब मैक नंबर जान लो, मैक नंबर में कितने मैक नंबर पे कितनी स्पीड होती है। मैक नंबर की डेफिनेशन मतलब जान लो। बेसिकली अगर मैक नंबर का क्या मतलब है, इट इज द रेशियो। क्या रेशियो है किस किस का? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ द साउंड। जैसे ये आपकी स्पीड है, ये मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू स्पीड ऑफ साउंड, ये रेशियो है। स्पीड ऑफ
साउंड। ये रेशियो है, ये मैक है, ये है मैक, इसे मैक बोलते हैं, इस रेशियो को ही मैक बोलते हैं। अब ये एक से ज्यादा, एक से कम, कुछ भी हो सकता है ना। जब स्पीड इसकी ऑब्जेक्ट की एक या एक से कम हो, कब होगी? अगर स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होती है? साउंड की स्पीड कितनी है? साउंड की स्पीड किस में मापते हैं? वैक्यूम में। 300 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है लगभग, 300 मीटर पर सेकंड के आसपास। अगर ये एक आ जाए, ऑब्जेक्ट की स्पीड भी लगभग 300 मीटर पर सेकंड के आसपास रहे, तो एक मैक निकलता है, क्योंकि 300 ही स्पीड है साउंड की वैक्यूम में, ये भी 300 मीटर पर सेकंड, और इस ऑब्जेक्ट की भी स्पीड जो है 300 मीटर पर सेकंड हो, तो इसकी वैल्यू आएगी एक। तो एक होगी, तो एक या एक से कम है। सोनिक का मतलब है साउंड की स्पीड, तो सब सोनिक। जब तक ये एक से कम है तो सब सोनिक। जब एक से ज्यादा हो जाए तो ट्रांससोनिक। एक से 3 के बीच में हो तो इसे बोलते हैं सुपरसोनिक। 3 से 5 के बीच में बोलते हैं हाई सुपरसोनिक, और 5 से ज्यादा हो तो हाइपरसोनिक। समझ में आया मतलब? ये है इनका कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना जरूरी है। दूसरी न्यूज है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ये बोर्ड न्यूज में रहा है, तो पहले हमें ये जानना जरूरी है क्यों न्यूज में रहा है। तो गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, दोबारा बनाया है, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एंड अपॉइंटेड फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस रॉ चीफ आलोक जोशी एज न्यू चीफ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जो बोर्ड है, सिक्योरिटी पे एडवाइस देता है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, और इसका हेड कौन बना है? आलोक जोशी, जो कौन थे? रॉ के चीफ थे प्रायर। तो ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। मूव क्यों ना हो रहा? लग रहा है फ्रीज हो गया है। वेट फॉर द प्रोग्राम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, कभी कभी धोखा दे जाती है। अभी भी नहीं हो रहा। ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड। फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1998 में। ईयर याद रखनी है, रख लो, नहीं वैसे यूपीएससी पूछता नहीं।
नेचर क्या है, ये एडवाइजरी, मतलब नाम में ही था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है तो एडवाइजरी है। स्ट्रक्चर जान लीजिए, तो हेडेड बाई चेयरपर्सन, कंपोज्ड ऑफ एमिनेंट पर्सन, कोई नंबर नहीं फिक्स है ना। ड्राइव डाइवर्स फील्ड से लिए जाते हैं, इंडस्ट्री, मीडिया, सिविल सर्विस सोसाइटी से लिए जा सकते हैं। कितने मेंबर होंगे फिक्स नहीं है। रोल एडवाइजर्स, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी को एडवाइज करता है ऑन पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, है ना, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, ये एस्पेक्ट आपको याद रखने की जरूरत है। किन किन फील्ड से इसके मेंबर लिए जा सकते हैं ये याद रखने की जरूरत है। इंडस्ट्री से भी लिया जाता है, मीडिया से भी और सिविल सोसाइटी से भी, है ना। करंट हेड कौन है, तो ये हमने कंटेक्स्ट में पढ़ लिया था, आलोक जोशी जी इसके करंट हेड। इगला एस मिसाइल्स, ये हमारी थर्ड न्यूज है। क्या कहती है, क्यों लेनी चाहिए हमने ये, तो इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड फ्रेश सप्लाई मिली है, कहां से मिली है, रशियन मेड इगला एस मिसाइल। इगला एस मिसाइल अगर पूछा जाए कहां की ओरिजिनेटेड है, तो आप बताना है आपको रसिया ओरिजिन है इसका, मतलब रशियन मेड है, ठीक है। अब इस इगला एस मिसाइल के बारे में, क्योंकि नई आई है, फ्रेश सप्लाई आई है इंडिया में, इंडियन डिफेंस सिस्टम में एक नया इंस्ट्रूमेंट जुड़ा है, एडिशन हुआ है उसका, तो हमें उसके जानना जरूरी है। ओरिजिन आपको पता ही है, कंस्ट्रक्ट से ही पता चल गया, रसिया से है। पोर्टेबिलिटी, यानी ये मैन पोर्टेबल है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ध्यान रखना है, मैन पैड्स। जब हमने एयर डिफेंस सिस्टम पढ़ा था तो हमने ये नाम पढ़ा था वहां, मैन पैड्स, तो उसका इंस्ट्रूमेंट है इगला एस, तो जो मैन पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रोल डिजाइन्ड टू इंगेज लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स, किस किस को मार करा सकती है, तो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो उसको गिरा देगी, हेलीकॉप्टर को गिरा सकती है, ड्रोन को और क्रूज मिसाइल तक को, लो फ्लाइंग 1-2 किलोमीटर की रेंज में अगर उड़ रहा है तो उसको मार गिराएगी। टेक्नोलॉजी यूज कौन सी हुई है इसमें, तो इंफ्रारेड होमिंग, किस लिए इंफ्रारेड होमिंग किस लिए काम आती है, तो ट्रैक हीट सिग्नेचर, कोई मिसाइल आ रही होगी, कोई ड्रोन आ रहा होगा, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा होगा, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी से चलेगा ना, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके चलने से उस हीट को सेंसर करता है इंफ्रारेड होमिंग। ये टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड होमिंग का मतलब है हीट को सेंस करना। ड्वेल बैंड IR सीकर एनहांसेस रेजिस्टेंस टू जैमिंग एंड डिकॉय फ्लेयर्स, ठीक है। कैपेबिलिटी कैन एंगेज टारगेट अप टू 6 किलोमीटर रेंज एंड 3.5 किलोमीटर तक का अल्टीट्यूड, मतलब 6 किलोमीटर दूर और 3.5 किलोमीटर की हाइट, ये इसकी रेंज है। मतलब अगर यहां एक लाइस तैनात है तो यहां से 6 किलोमीटर दूर तक को मार सकती है और ऊपर में 3.5 किलोमीटर तक को मार सकती, लो अल्टीट्यूड, है ना। आगे INS अरनाला या अरनाल जो भी है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको मई महीने में, क्योंकि इंडियन नेवी टुक डिलीवरी, मिली है इसको INS अरनाल ऑफ ए न्यू सैलो वाटर वेसिल है, ध्यान रखना है, डीप वाटर नहीं है ये, सैलो वाटर वेसिल है, डिजाइन्ड फॉर एंटी सबमरीन वारफेयर। ध्यान रखना, 2 बातें, 2 स्टेटमेंट तो आपको इसमें कंटेक्स्ट में मिल जा रहे हैं। डिलीवरी हुई है ये बात ध्यान रखें ना रखें, लेकिन ये बात रखें कि सैलो वाटर है, मतलब ये डीप वाटर के लिए नहीं है, और किसके लिए है, एंटी सबमरीन। समुद्र में सबमरीन के थ्रू भी तो अटैक होते हैं, गाजी तो मूवी हुई है, गाजी अटैक, वो सबमरीन वारफेयर था, है ना। तो एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए बनी है, और सैलो वाटर में, जैसे ये इंडियन कोस्ट है मान लो, तो सैलो वाटर कहां होगा, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के बहुत करीबी का जो ओशन है उसमें, है ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है वो ज्यादातर केस में सैलो ही होता है। कितनी होती है इसकी रेंज, नॉटिकल माइल में होती है ना, कितनी नॉटिकल माइल में होती है, नॉटिकल की स्पेलिंग शायद ये होती है, नॉटिकल माइल्स,
कितने नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है? शायद 200 नॉटिकल माइल्स होती है। चेक करके कंफर्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे ऐसा ही याद आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसने में ये जो ज़्यादातर केस में सैलो वाटर ही माना जाता है, डीप वाटर बहुत आगे जाके शुरू होता है ना, क्योंकि कॉन्टिनेंटल सेल्फ जब आपने पढ़ी होगी, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बहुत लंबी तक हो सकती है सैकड़ों किलोमीटर तक, तो वही है। तो सैलो वाटर इस टेरिटरी के इर्द गिर्द का जो वाटर है उस वाटर में काम करेगी, और किसके खिलाफ पार करेगी? सबमरीन। सबमरीन क्या होती है ये तो जानते ही होंगे, पानी के अंदर चलती है, अटैकिंग मशीन मानो तुम उसे एक तरह की, जो पानी के अंदर रह के अटैक करती है, सबमरीन, ताकि दुश्मनों को बाहर से दिखाई ना दे। अगर सबमरीन देखनी है तो आप एक मूवी देख सकते हैं, गाजी अटैक। तो गाजी अटैक मूवी है। आगे चलते हैं, इस अरनाले के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। तो व्हाट इज इट? अरनाल क्लास का है, पूरी क्लास है इस तरह के पोतों की। एंटी सबमरीन वारफेयर वसील है ना। नोमेनक्लेचर कहाँ से आया है? तो अरनाल आइलैंड है अपना एक, वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कोस्ट पर अरनाल आइलैंड है, वहां से इसका नाम आया है, नोमेनक्लेचर है। किसने डिजाइन किया है? तो फुली इंडिजिनसली डिजाइंड है बाई गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। मतलब ये जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है इसने बनाया है। रोल क्या है? तो अंडर वाटर सर्वेलेंस करेगा, रिसर्च सर्च करेगा, रेस्क्यू करेगा ऑपरेशन, और लो इंटेंसिटी मराइन ऑपरेशंस को भी कर पाएगा। बहुत हैवी इंटेंसिटी के ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन लो इंटेंसिटी के कर पाएगा। कैपेबिलिटीज ध्यान रखनी है आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आईएनएस अरनाला पे कैपेबिलिटी पे सब स्टेटमेंट आ सकते हैं। फुल स्केल सब सरफेस सर्वेलांस ऑफ द कोस्टल वाटर्स, जो इंडिया का कोस्टल वाटर है उसका फुल स्केल सब सरफेस, सरफेस के बाहर सब सरफेस सर्वेलांस करेगा कोस्टल वाटर का। सर्च एंड अटैक द कैपेबिलिटी भी है, सर्च भी कर लेगा, ढूंढ भी लेगा कि कहाँ सबमरीन इर्द आसपास के एरिया में है, और उस पर अटैक भी करेगा। कैन कंडक्ट ASW ऑपरेशन, मतलब एंटी सबमरीन ऑपरेशन इन द कोऑर्डिनेशन विद एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके एंटी सबमरीन ऑपरेशन को चला सकता है। इक्विप्ड विद कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, लाइट वेट टॉर्पीडोज एंड ASW रॉकेट्स, एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी होते हैं उनसे, और टॉर्पीडो से भी लेस है। तो ध्यान रखना है आपको ये इसकी कैपेबिलिटीज। आई होप आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे INS अरनाले के बारे में जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं। अब इसका वेट, इसकी लेंथ, ये यूपीएससी नहीं पूछता है। इसका भार, लॉन्च डेट, किसने हरी झंडी दिखाई थी, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लाता हूँ। एग्जाम की गहरी समझ 8-10 साल में पढ़ते पढ़ाते बनी है, उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं लाता जो अननेसेसरी आप पर बर्डन हो। आपके बर्डन को कम करना है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो लेके आता हूं, ठीक है। भार्गवास्त्र, अगर इसे हिंदी में लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, भार्गवास्त्र। संधि विच्छेद करेंगे तो भार्गव का अस्त्र, ये है भार्गव का अस्त्र, दिखाई दे रहा है? भार्गव का अस्त्र ये है भार्गवास्त्र। कंटेक्स्ट क्या है, क्यों लिया है मैंने इस न्यूज को? तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड एंड इंडिजिनस है, ध्यान रखना, इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये क्या है? काउंटर ड्रोन। उससे पहले हमने INS अरनाल पढ़ा था, वो क्या था? एंटी सबमरीन, है ना सिस्टम। भार्गवास्त्र नाम इसका दिया है, भार्गवास्त्र। तो क्या है? एंटी ड्रोन है, ध्यान रखना है, एंटी ड्रोन। क्योंकि आजकल युद्धों में ना मिसाइल से ज्यादा ड्रोन तंग कर रहे हैं। अमेरिका तंग हो रहा है ईरान के ड्रोन से, रसिया तंग हुआ था यूक्रेन के ड्रोन से, है ना।
और पाकिस्तान तंग करेगा हमको कभी फ्यूचर में, किसके दम पे? ड्रोन के दम पे। और ड्रोन उसने यूज किए भी थे, चाइनीज ड्रोन। कब? ऑपरेशन सिंदूर में हमने मार गिराए थे। ऐसे ही एरियल थ्रेट फ्यूचर में ना हो तो ड्रोन को, छोटा सा ड्रोन है, उसको मारने के लिए मिसाइल थोड़ा ना मारेंगे हजारों करोड़ की, सैकड़ों करोड़ की। तो ड्रोन को मारने के लिए, ड्रोन मतलब मच्छर मारने के लिए तलवार थोड़ा निकालेगा आदमी, मॉर्टिन निकालेगा। तो ये अगर ड्रोन मच्छर है तो उसे मारने के लिए एक तरह की मॉर्टिन है, तलवार बंदूक नहीं बनानी उसके लिए। तो जैसा अटैक वैसा हथियार। ये है इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। मतलब इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था वाली नहीं, इकोनॉमी मतलब चीपर वाली, है ना? इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको। जान लेते हैं भार्गवास्त्र के बारे में। तो डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय किसने किया है? सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL। ध्यान रखना है, DRDO ने नहीं बनाई है। इंडिया में डिफेंस के लिए जो भी डेवलप हो रहा है उसे सब कुछ DRDO ही नहीं बना रहा, DRDO की ब्रांच ही नहीं बना रही, ये सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड भी बनाती है ना? कैपेबिलिटीज याद रखनी है, नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज। ना सीधा सवाल यहीं से आ सकता है, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो यूज बढ़ रहा है, ड्रोन से खतरा भी बढ़ रहा है। अब कोई उस खतरे से निपटने के लिए हमने कोई साधन बनाया तो उसकी कैपेबिलिटी जानना जरूरी है। पहली, यूजेस माइनर रॉकेट्स टू डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज द ड्रोन एट रेंज अप टू 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर की रेंज है, ये रेंज जब बड़ा यूज होगा तो दूरी, अल्टीट्यूड नहीं, अल्टीट्यूड हाइट होती है, अल्टीट्यूड अलग होता है ना? डिप्लॉयज अनगाइड माइक्रो रॉकेट्स टू न्यूट्रलाइज ड्रोन स्वार्म्स विद लीथल रेडियस ऑफ 20 मीटर। अगर 2.5 किलोमीटर तक हम नहीं मार पाए, मिस फायर कर गए, तो हम 20 मीटर के अंदर जब आ जाएगा तब भी मार कराएंगे इस वजह से, इसकी मदद से, है ना? यूजेस गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स एज सेकेंड लेयर टू ऑफ डिफेंस प्रिसाइज टारगेटिंग। यही है, इसी के लिए 20 मीटर में यूज करने के लिए ये सेकंड लेयर है। कैन फायर 60 माइक्रो मिसाइल्स साइमल्टेनियसली। एक बार में 64 माइक्रो मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। ठीक है। रेंजेस, रडार रेंज कितनी है? 10 किलोमीटर तक के, 6 से 10 किलोमीटर तक के थ्रेट को पहचान सकता है रडार की मदद से, स्मॉल एरियल थ्रेट्स। कैन इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम। जो एग्जिस्टिंग हमारा है ना नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम है, उसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है आराम से। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारे पास जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम है उसमें इसको इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है। सपोर्ट सॉफ्ट किल ऑप्शंस लाइक जैमिंग एंड स्पूफिंग। सॉफ्ट किलिंग, एक हार्ड किलिंग होती है कि आप ये एरियल थ्रेट है इसको मार गिराओ जाके। सॉफ्ट किलिंग क्या है कि इसका जैम कर दो, इसको जाम कर दो, चलने ही नहीं दो, दिशा मत दो। जैमिंग, ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था भटका दो या मिस गाइड कर दो, जाना ऐसे इधर था मिस गाइड कर दो, स्पूफिंग। तो ये होती है सॉफ्ट किलिंग। सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं होता, सॉफ्ट किलिंग भी होती है। नया वर्ड है मेरे लिए सॉफ्ट किलिंग, आप भी सीखिए, पढ़ेंगे तो नया नया सीखने को मिलता है। ये कैपेबिलिटीज याद रखनी है ना? भार्गवास्त्र के बारे में पूछा जा सकता है, यहां कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एक भार्गवास्त्र है मतलब मिलिट्री सिस्टम है, तो हो सकता है DRDO ने बनाया हो, ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट यहां बना सकता है। तो ये याद रखनी है, दो बातें हैं मेजर हैं, है ना? ये सब चीजें याद रखेंगे तो आपको मदद मिलेगी। इसी के साथ हमारा इंटरनल सिक्योरिटी मई महीने का होता है खत्म। अब तक हम कई सेगमेंट खत्म कर चुके हैं। कौन कौन से सेगमेंट हम खत्म कर चुके हैं? हम पॉलिटी देख चुके मई की, हम IR देख चुके मई का, हम इकोनॉमी देख चुके मई का, हम एनवायरमेंट देख चुके मई का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक नाम से 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, जाके देख लीजिए सीक्वेंस में, है ना? पॉलिटी, IR, इकोनॉमी, एनवायरमेंट। आज हमने इंटरनल सिक्योरिटी भी फिनिश कर लिया। आगे फ्यूचर में मई के महीने के अभी 2-3 सेगमेंट बचे हैं, जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एक ये बचा है।
एक साइंस एंड टेक वाला सेक्शन बचा है और एक मिसलेनियस सेक्शन बचा है। 3 सेक्शन और कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा मई महीने की मैगजीन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी मई महीने का करंट आपका रेडी हो जाएगा। आप इन लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं, पीपीटी को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। नहीं मिल रही है, डिमांड कीजिए, मैं पीपीटी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दिया करूँगा। बट क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ तभी करूँगा जब आप लोग डिमांड करेंगे। आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, प्रोपेगेट नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी शॉर्ट में एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप 10,000 20,000 देकर कोर्स खरीद लीजिए, है ना, तब भी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट जिस्ट में नहीं मिलने वाली है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमें आगे बढ़ने की एनर्जी दे सकता है, और तो कोई रास्ता है नहीं। मैं आपसे चार्ज मांग नहीं रहा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।